हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही थी और सीडीपी में लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इतना मान के चलिए कि 100% गारंटी है आज के लेक्चर से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। हर साल जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं, आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक होने वाले हैं, जैसे अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन। ठीक, ये 3 चीज़ों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और हर साल सीटेट में 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से मिलता है आपको, चाहे वो ईवीएस में मिल जाए, चाहे पेडागोजी के सेक्शन में मिल जाए, ठीक है, या फिर हिंदी के सेक्शन में आपको इससे प्रश्न मिल जाए, लेकिन मिलता जरूर है, आप इतना मान के चलिएगा। और दूसरी चीज़ आज हम बात करेंगे एनसीएफ की, एनसीएफ 2005 की, आरटीई 2009 की और एनईपी 2020 की, ठीक है, क्योंकि एनईपी 2020 से अभी हर मतलब जो भी पेपर अभी जो पिछले साल के हुए हैं पेपर आपके 21 में 22 में, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एनईपी 2020 को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करेंगे सबसे पहले अधिगम का आकलन। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और आकलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मेजरमेंट या मूल्यांकन करना। तो अधिगम का आकलन सिर्फ शब्द से रिलेट कीजिएगा, अधिगम का आकलन यानी सीखने के लिए आकलन कराया जाए, यानी जब बच्चा सीख रहा है, ठीक है, उसी दौरान यानी उसी टाइम जब बच्चा मतलब कहा जाए बच्चा जब रनिंग स्टेट में है, यानी जब बच्चा सीख रहा है उसी टाइम, उसी प्रेजेंट टाइम में हम क्या करें कि ये पता लगाएं कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उसके सीखने में कहाँ कमी आ रही है, उसकी रुचि किस विषय में है। इन सब चीज़ों का पता लगाकर और हम उस अधिगम के दौरान ही अपनी शिक्षण विधि में, अपनी मूल्यांकन विधि में, अपने पढ़ाने के जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें परिवर्तन करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का आकलन, यानी बच्चे को सिखाने के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहते हैं। सीबीएसई ने जो नया पैटर्न दिया था एसए और एफए का, तो एसए का मतलब होता है सबमिटिव असेसमेंट यानी सत्र के समाप्ति पर, और एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन, यानी जब बच्चा सीख रहा है, होता है ना फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट, तो वही वो क्या होता है, एफए होता है, यानी बच्चा का जो टेस्ट लिया जा रहा है, जो बच्चे मतलब सीख रहे हैं उसी के दौरान जब हम टेस्ट लेकर के उस बच्चे की कमी, उसकी रुचि के अनुसार अपने जो शिक्षण विधि है उसको हम परिवर्तित करके ये चेक कर पा रहे हैं कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया है और उसके सीखने में कहाँ तक कमी आ रही है, और क्यों कमी आ रही है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हम पॉइंट आपके लिए नोट कर दें, अधिगम का आकलन, बस आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, सिर्फ शब्दों से उस चीज को आप रिलेट कीजिए और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या कहता है, अधिगम का आकलन। आकलन मतलब मूल्यांकन और अधिगम मतलब लर्निंग या सीखना। ठीक है, इसमें मैं आपको नोट कर दे रही हूं फिलहाल, जब बच्चे के सीखने के दौरान ही आकलन किया जाए, जब बच्चे के सीखने के दौरान, या कहें तो हम अधिगम के दौरान, जब बच्चे के अधिगम के दौरान ही आकलन किया जाए, अधिगम के दौरान यानी जब बच्चा सीख रहा है, बच्चे के अधिगम, अधिगम को ही हम लर्निंग कहें इंग्लिश में या हिंदी में सीखना कहें, ठीक है, जब बच्चे के अधिगम के दौरान, यानी अधिगम के बाद नहीं, जब अधिगम, या तो कहें हम अधिगम के दौरान या अधिगम के समय, एक ही बात हुई, जब बच्चे के अधिगम के दौरान आकलन किया जाता है, आकलन मतलब सुधार एक तरीके से कहें हम, जब बच्चे के अधिगम के दौरान आकलन किया जाता है और उसके आकलन किया जाता है, ठीक है, और उसके
4 पॉइंट नोट कीजिएगा। उसके रुचि, बौद्धिक स्तर या बौद्धिक क्षमता कहें हम, ठीक है, बौद्धिक स्तर, बौद्धिक क्षमता कहिए, बौद्धिक क्षमता, मानसिक स्तर, ठीक है, जब बच्चे के अधिगम के दौरान आकलन किया जाता है और उसके रुचि, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक स्तर, पूर्व ज्ञान, यानी बच्चा को पहले क्या नॉलेज था, अभी उसको क्या बताना है, ठीक है, उससे रिलेट करते हुए मानसिक स्तर, पूर्व ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, सीखने में कहाँ कमी आ रही है, यानी कमियां, डायरेक्ट आप यही लिख लीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि सीखने में कहाँ कमी आ रही है, ठीक है, कमियां आदि का पता लगाया जाए, आदि का पता लगाकर शिक्षक अपने किसमें परिवर्तन करे, शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में, ठीक है, शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में कहा जाए, या फिर वो जो पाठचर्या का जो नियम होता है, जो उसकी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होती है, जो पढ़ाने का उसका क्वालिटी होता है, उसमें परिवर्तन करें कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, कहाँ कमी आ रही है, ठीक है, या हम उसको कितना सिखा पा रहे हैं, आदि का पता लगाकर शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करे, तरीके में परिवर्तन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, परिवर्तन करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहें या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है, रचनात्मक आकलन, इसी को सीबीएसई ने जो लागू किया है वो क्या है, रचनात्मक आकलन, ठीक है। ये एक तरीके से रचनात्मक आकलन की कहें तो हम परिभाषा ही होगी एफए, ठीक है, 4 एफए होते हैं, 2 हाफ ईयरली से पहले और 2 हाफ ईयरली के बाद होते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के होते हैं वो एफए, और उन दोनों के मार्क्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, 10%, 10%, ठीक है, यानी 10% एफए फर्स्ट का, 10% एफए सेकंड का। ये सब चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप जान जाइए कि अधिगम का आकलन मतलब जब बच्चे के सीखने के दौरान, यानी अधिगम के दौरान, या कहें तो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसका पासवर्ड यही है, सीखना, ठीक है, सीखने के दौरान, सीखने के दौरान आकलन किया जाता है और उसकी रुचि, बौद्धिक क्षमता, मानसिक स्तर, पूर्व ज्ञान, कमियां आदि का पता लगाकर शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका अधिगम का आकलन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया अधिगम का आकलन। दूसरा बात करेंगे अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम, एक सेकेंड, अधिगम का आकलन शिक्षण सत्र की समाप्ति पे होता है और ये अधिगम के लिए आकलन है, यानी सिखाने के लिए आप कर रहे हैं, इसका नाम होगा अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। एक सेकेंड, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, यानी सिखाने के लिए आप कर रहे हैं शिक्षण सत्र के दौरान, ठीक है। अधिगम का आकलन समझ जाइए, और अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम का आकलन कब होता है, जब शिक्षण सत्र की समाप्ति होती है, ठीक है। तीसरा है आपका अधिगम के रूप में। तीनों को एक साथ समझे रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अधिगम के रूप में आकलन, ठीक। ये देखिए, अधिगम के लिए आकलन यानी आप सिखाने के लिए आकलन कर रहे हैं कि बच्चे में कहाँ कमी आई, कहाँ सुधार करना है, उसके लिए हम उसको सिखा रहे हैं, तो वो हमारा आकलन हुआ, ठीक।
और अधिगम का आकलन यानी का आकलन हो रहा है, यानी जब बच्चा पूरे तरीके से सीख चुका है, यानी जैसे एक चैप्टर आपने कंप्लीट कराया और उसके बाद में जो अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं उसको आपने सॉल्व कराया। कहने का मतलब जब सत्र की समाप्ति होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो फाइनल एग्जाम हुआ कहते तो, जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, यानी जो हाफ सेक्शन आपने पढ़ा दिया वो कंप्लीट सिलेबस हाफ ईयरली में आ रहा है, तो वो क्या हुआ, अधिगम सत्र की समाप्ति पे आकलन कर रहे हैं, तो अधिगम का आकलन हुआ। ठीक, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। बच्चे ने जो हाफ ईयरली तक सीख लिया, ठीक, अब आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। अब आप उसको क्या पढ़ाएंगे, फाइनली का जो उसके एनुअल एग्जाम का सिलेबस होगा वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अधिगम का आकलन ये कहता है कि शिक्षण सत्र की समाप्ति पर होने वाला आकलन, शिक्षण सत्र की समाप्ति पर, शिक्षण सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला आकलन, शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाने वाला आकलन। ठीक है, शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद किया गया आकलन। आकलन मतलब मूल्यांकन। ठीक है, किया गया आकलन। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे उदाहरण समझ लीजिए आप कि प्रश्न पाठ समाप्त होने पर अभ्यास प्रश्न कराना। ठीक है, पाठ समाप्त होने पर, या तो हम हाफ ईयरली एग्जाम का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पाठ समाप्त होने पर अभ्यास प्रश्न कराना। ठीक है, आप बच्चे को क्या करा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं, जो यानी प्रैक्टिस सेट दिया रहता है बुक के पीछे, जैसे जो चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे दिया रहता है ना, अभ्यास प्रश्न कराना। ठीक है, देखिए ये भी टीचर ही करेगा। अधिगम का आकलन यानी ये हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम कौन लेगा, टीचर लेगा। और अधिगम के लिए आकलन, ये जो रचनात्मक आकलन है वो भी टीचर ही करेगा। ठीक है, लेकिन अधिगम के रूप में जो आकलन होता है वो कौन करेगा भाई, वो स्टूडेंट करेगा। ठीक है, यानी जब बच्चा स्वयं का आकलन करे, के रूप में मतलब अपने रूप में, वो जब स्वयं का आकलन करे कि उसकी पूर्व ज्ञान क्या था, उसकी मानसिक, उसका जो मानसिक स्तर था वो क्या था, उसकी बौद्धिक क्षमता थी वो क्या थी, और अभी उसके अंदर कितना परिवर्तन आया है, वो क्या हुआ, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन देखिए, जब बच्चा इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती, बच्चा का मतलब छात्र, जब बच्चा स्व आकलन करे, जब बच्चा क्या करे भाई, स्व आकलन, जब बच्चा स्व आकलन करता है एक लाइन में। ठीक है, और ये टीचर करता है शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद शिक्षक द्वारा किया गया आकलन। यहां मैं लिख दे रही हूं, शिक्षक द्वारा किया गया आकलन द्वारा, क्योंकि एफए कौन लेगा भाई, टीचर ही लेगा। ठीक है, एफए का एग्जाम और एसए का एग्जाम दोनों टीचर ही लेते हैं। पाठ समाप्त होने पर अभ्यास प्रश्न कराना है, या हाफ ईयरली एग्जाम लेना, एनुअल एग्जाम लेना, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें मैंने उदाहरण के लिए आपको क्या दिया है, रचनात्मक आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अधिगम के रूप में आकलन, जब बच्चा स्व आकलन करता है, सीखने के दौरान ही ये भी आकलन होता है। ठीक है, आकलन करता है और अपने मानसिक स्तर, बौद्धिक क्षमता, ठीक है, किसका पता लगा रहा है भाई, मानसिक स्तर, बौद्धिक क्षमता, पूर्व ज्ञान और अपनी कमियों का पता लगाता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान और अपनी कमियों का, खुद से कर रहा है ना, तो अपनी कमियों का पता लगाता है, अपनी कमियों का पता लगाता है। देखिए, जो अधिगम के लिए आकलन होता है उसमें सुधार
हो सकता है, लेकिन जो अधिगम का आकलन होता है उसमें सुधार नहीं होता, अपनी कमियों का पता लगाता है कि मतलब उसके अंदर क्या कमी है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है बच्चा, ठीक है, स्व आकलन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। और शिक्षण सत्र की समाप्ति के बाद, क्योंकि इसमें सुधार नहीं हो सकता भाई, हाफ ईयरली का सिलेबस टीचर ने पढ़ा दिया, फिर अब वो एनुअल का सिलेबस खत्म करेगा, क्योंकि अब उसके पास इतना वक्त तो है नहीं कि वो फिर बाद में आपको फिर से हाफ ईयरली का सिलेबस रिपीट कराए कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या कमी थी, आपके मानसिक स्तर में कमी थी या परिवार में कोई समस्या थी। इतना उस टीचर के पास वक्त नहीं रहता भाई, क्योंकि 40 की स्ट्रेंथ होती है, 50 की स्ट्रेंथ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं, ठीक है। और अधिगम के लिए आकलन यही सबसे अच्छा सीबीएसई ने लाया कि एफए हम हर मंथ में करा रहे हैं एफए, और हमें पता चल रहा है कि बच्चा किस चैप्टर में वीक है या किस पॉइंट को समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या टॉपिक उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके द्वारा टीचर एक गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है और टीचर अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन कर सकता है, यानी इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की और आरटी 2009 की। ये इरेज करती हूँ मैं, और हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसको किसने तैयार किया था भाई? एनसीईआरटी ने, ठीक। राष्ट्रीय पाठचर्या योजना, ठीक। क्या कहती है राष्ट्रीय पाठचर्या योजना? ये कहती है कि बच्चे को जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो क्या करें, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके दें, यानी केवल बच्चा किताबी कीड़ा न बने, सिर्फ किताबों को रट करके और एग्जाम पास न करे, बल्कि अगर आप जैसे कोई टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, सजीव निर्जीव ही पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे को उस इन्वायरमेंट से रिलेट करिए कि जो आप जहाँ जिस मैदान में आप खेलने जाते हैं उस मैदान के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उस फील्ड के जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? वो सजीव हैं। वहाँ रहने वाले पशु पक्षी या जो डॉग रहते हैं वो सब क्या है? सजीव हैं। बाकी जिस सीट पे आप, जिस क्लास में आप बैठे हैं, जो सीट है और जो चौक है, जो बुक है, वो सब क्या है? वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, ठीक। तो ऐसे आप रिलेट करके उस चीज़ को पढ़ाइए, यही कहता है एनसीएफ। एनसीएफ 2005 दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आप रटने पर जोर मत दीजिए, यानी आप बच्चे को पोयम तो सस्वर वाचन कराइए, ठीक है, या आप बच्चे को टेबल ही पढ़ाइए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, लेकिन आप ये फोर्स मत करिए कि तुम रटो इस चीज को, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बोलते बोलते उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको रटने पर जोर ना दीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि आप उन चीज़ों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए। तीसरा पॉइंट कहता है कि आप परीक्षा जो होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, यानी जो परीक्षा हो रही है उसको उसमें लचीलापन लाइए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, परीक्षा के नाम पे घबरा जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के नाम पे वो घबरा जाते हैं। तो आप परीक्षा में ये नहीं कि केवल पेन पेपर टेस्ट ही लीजिए, नहीं, आप उसमें भाई डिबेट भी कराइए, क्विज कंपटीशन भी टाइप का कराइए, आप उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी दीजिए, आप उस बच्चे का ओरल भी लीजिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा को आप सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही ना बना दीजिए, आप परीक्षा में लचीलापन लाइए, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट एनसीएफ का। चौथा पॉइंट कहता है द डेवलपमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास कीजिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट करिए आप, यानी केवल एक गुण पे ही उसका विकास न करिए, यानी कोई बच्चा लिखने में अच्छा है तो हाँ भाई बहुत अच्छा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, या फिर वो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो नहीं, बच्चे का आप होलिस्टिक, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सिखाना, जो गांधी जी का सिद्धांत था कि बच्चे को खुद से करने दीजिए। बच्चे को गेम भी खिलाइए, आप समय समय पर आप उनके क्लास में ग्रुप डिस्कशन भी कराइए, जिसे हम जीडी कहते हैं। समय समय पर आप उसे ट्रिप पे भी ले जाइए, जिससे बच्चा बाहरी इन्वायरमेंट से जुड़ सके, ठीक। यही कहता है एनसीएफ। एनसीएफ के यही 4-5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करता है आपका सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, 3-4 पॉइंट सही दे देता है और चौथा पॉइंट रॉन्ग दे देता है, और कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आपको अगर सही कथन पता होंगे तो आप उसमें गलत आसानी से छांट सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम एनसीएफ 2005 की। इससे पहले बहुत सारे आए, ठीक है, जैसे यशपाल समिति आई, 1986 का आया संशोधन, बहुत सारे आए, लेकिन एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से लागू हुआ, और ये हर साल सीटेट में इससे प्रश्न बनता है एनसीएफ 2005 से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
राष्ट्रीय पाठचर्या योजना। ठीक है, पहला क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट देखिए, रटने पर जोर न देना। रटने पर जोर न देना। रटने पर जोर न देना। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। केवल एक क्षेत्र में ना करके उनको क्या करिए, डांसिंग भी सिखाइए, म्यूजिक भी सिखाइए, पेंटिंग भी सिखाइए, ड्राइंग सिखाइए, यानी हर चीज बच्चे में आना चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये इसी को हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चार ही पॉइंट आप ध्यान से देखे रहिए, पांचवा पॉइंट आपको गलत, जो भी इसके अलावा जो पॉइंट देगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एकदम निचोड़ निकाला है। रटने पर जोर न देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा कहता है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी जो आप किताबी ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, पुस्तकीय ज्ञान दे रहे हैं, उसको वास्तविक जीवन से जोड़िए। अभी मैंने जैसे सजीव निर्जीव का एग्जाम्पल दिया आपको, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, ज्ञान को किससे जोड़ना है भाई, वास्तविक जीवन से, यानी उसकी जो पर डे की लाइफ है, उसके घर से, उसके आसपास, उसके आस पड़ोस से, क्योंकि बच्चा क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। जहां आप उसको किताबें रटवाएं तो वो इरिटेट होगा। ठीक है, वो सोचेगा कि अरे यही तो नियम है, किताबें रटनी है और एग्जाम देना है, पास होना है। ठीक है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, क्योंकि पुरानी परंपरा यही होती आई है कि किताबों को रटिए और एग्जाम दीजिए बस। तो वो बच्चों पे क्या होता था, बर्डन होता था, बोझ होता था, और बच्चे उस चीज से भागते थे। ठीक, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, रटने पर जोर न देना, परीक्षा को लचीलापन, परीक्षा में लचीलापन लाना, या परीक्षा को लचीलापन बना देना, यानी फ्लेक्सिबल बनाना। लचीलापन बनाना। ठीक, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लचीलापन का मतलब ये हुआ कि केवल पेन पेपर टेस्ट न लेकर के बच्चे से आप ग्रुप डिस्कशन कराइए, प्रोजेक्ट बनवाइए, असाइनमेंट बनवाइए, उसको एस्से लिखने को दीजिए। ठीक है, उसको आप क्विज कंपटीशन कराइए, वो सब भी क्या हो, एग्जाम का एक हिस्सा हो। ठीक है, कि उसने कितना सीखा, कैसे सीखा, वो कैसा क्लासरूम में वो क्या बात कर पा रहा है, अपनी बातें रख पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो चुपचाप है और टीचर को एक तानाशाह समझ रहा है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, तो ये हुआ परीक्षा को लचीलापन बनाना या परीक्षा का। ठीक है, अगली हम बात करेंगे RTE 2009 की। यही इसकी 4 लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप NCF 2005 को देखे रहिए। RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 21A आर्टिकल में क्या कहा गया था, देखिए 86वां संविधान संशोधन, यानी कहता क्या है कि सारे बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, यही कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए, आलतू फालतू चीजें पढ़ने से अच्छा है, वैसे तो आप इसके बारे में पूरी एक, क्या कहा जाए, पूरी एक बुक पढ़ सकते हैं RTE 2009 के बारे में, चाहे NCF 2005 के बारे में। आप पूरा का पूरा, आप जैसे गूगल खोलेंगे, आप देखिए 15 से 20 पेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक, फालतू में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने या एक्स्ट्रा बताने का कोई मतलब नहीं। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखे रहिए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 21A, ये चीजें आप याद रखे रहिएगा। एक
21वें ए एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यानी ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, देखिए वो क्या करती है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। इसमें जो बुक होते हैं, कॉपी किताब, आपके ड्रेस, सब कुछ क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका मेन मोटो यही था, जो बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं या जिनके पास जो कुपोषण के शिकार हो गए हैं या फिर जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, इन सब चीज़ों का पता लगाना और उनको स्कूल में फिर से वापस लाना है या एडमिशन कराना है। जैसे मिड डे मील गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया कि बच्चे खाने के बहाने ही आएंगे लेकिन स्कूल में आएंगे, क्योंकि वो उन बच्चों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता था, वो अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे, कहीं मजदूरी करते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री किया और उसके बाद से उनको मिड डे मील वाली योजना जो 95 में आई थी उससे जोड़ा, ताकि बच्चे स्कूल में बने रहें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट कराती है और उसमें केंद्र सरकार भी मदद करती है, ठीक है। अच्छा, प्रदान करना, ये शिक्षा जो व्यवस्था थी, शिक्षा का जो स्तर था उसको अच्छा बनाने के लिए, ताकि सब लोग शिक्षित हो सके, इसके लिए ये लाया गया, ठीक है।